चलिए आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति के बारे में अध्ययन करते हैं, जो हमारे किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता, यह है फिरोज शाह मेहता। 1872 में मुंबई नगर पालिका अधिनियम की रूपरेखा तैयार किए। इन्हें बंबई स्थानीय शासन का पिता एवं मुंबई का मुकुटहीन राजा या मुंबई का शेर कहा जाता है। फिरोज शाह मेहता को मुंबई का मुकुटहीन राजा या मुंबई का शेर कहा जाता है, क्योंकि ये 1872 में बंबई नगर पालिका का अधिनियम का रूपरेखा तैयार किए थे। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। फिरोज शाह मेहता 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक भी रहे हैं, मतलब इसका भी ये निर्माण किए हैं। 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छठे अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। फिरोज शाह मेहता 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छठे अधिवेशन का अध्यक्ष थे। 1893 में गवर्नर जनरल के सर्वोच्च विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। गवर्नर जनरल का जो पद है सर्वोच्च विधानसभा का परिषद में, इनको सदस्य चुना गया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 21 दिसंबर 1911 को हुआ था। सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुआ था? 21 दिसंबर 1911 को। इसके प्रथम अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। किसका? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। 1915 में मुंबई विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं फिरोज शाह मेहता, मुंबई विश्वविद्यालय का। उन्होंने 1913 को बंबई कार्निकल अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र भी निकाले थे। इन्होंने एक पत्र भी निकालते थे। उस पत्र का नाम क्या था? बंबई कार्निकल। अंग्रेजी में भी था, है ना? अंग्रेजी में था। और ये कैसे निकालते थे? साप्ताहिक निकाला करते थे, प्रत्येक सप्ताह। तो फिरोज शाह मेहता के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए। आगे चलते हैं। तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर के बारे में देखिए, दिया हुआ है। इनका जन्म 8 दिसंबर 1875 को अलीगढ़ में हुआ था। किनका? तेज बहादुर सप्रू का ना। ये कहा? अलीगढ़ में। एक प्रतिष्ठित वकील जिसने एनी बेसेंट को सेंट्रल हिंदू कॉलेज और मदन मोहन मालवीय का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने में सहायता प्रदान किए थे। एनी बेसेंट के सेंट्रल हिंदू कॉलेज और मदन मोहन मालवीय के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दो विश्वविद्यालय के बनवाने में इन्होंने सहायता प्रदान किया था। कौन? तेज बहादुर। तेज बहादुर ये होम रूल आंदोलन में सक्रिय व्यक्ति थे। होम रूल आंदोलन जो निकला था, लोग शुरू किए थे, उसका बहुत ही सक्रिय व्यक्ति थे। 1980 में नेहरू रिपोर्ट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये तीनों गोलमेज सभाओं में भाग लिए थे तेज बहादुर जी। आगे हम लोग चले तो आगे हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष इनका जन्म 15 अगस्त 1872 में कोलकाता में हुआ था। अरविंद घोष बहुत प्रचलित नाम है, आप सुने होंगे। अरविंद घोष कलकत्ता में 1872 15 अगस्त के दिन, है ना, इनका जन्म हुआ था। नेशनल कॉलेज कोलकाता के प्रिंसिपल बने और युगांतर पत्र निकाले थे। इन्होंने भी एक पत्रिका निकालते थे, उसका नाम क्या था? युगांतर। और ये कहाँ का प्रिंसिपल बने? नेशनल कॉलेज का। 18 वर्ष की आयु में आईसीएस परीक्षा 1892 में उत्तीर्ण किए थे, है ना। 1892 में ये आईसीएस का परीक्षा निकाले थे, परंतु देश से इनको इतना प्रेम था कि ये घुड़सवारी का परीक्षा नहीं देने गए, है ना। वंदे मातरम, क्रमयोगी और धर्म साप्ताहिक पत्र निकाले। ये अलीपुर षड्यंत्र केस से जुड़े थे। इनके ऊपर केस भी लगा हुआ था, जिसमें चित्तरंजन दास के वकालत से रिहा हुए। चित्तरंजन दास जो वकील थे,
उनके माध्यम से ये रिहा हुए थे, ये फंसे हुए थे किसमें, अलीपुर षड्यंत्र केस में, तथा बहिष्कार किया, प्रक्रिया को निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादक किए थे। 1907 में राष्ट्रीयता के साथ साथ भारत को भारत माता के रूप में वर्णित किए थे अरविंद घोष, जो हम लोग इनके मैंने बहुत हमारे लिए प्रचलित है। 1980 में 18 में 1928 में एसेस आन गीत पुस्तक लिखे इन्होंने चैत्य पुरुष आध्यात्मिक कहा गया है। इन्हें आध्यात्मिक व्यक्ति भी कहा गया है, इन्हें मतलब अरविंद घोष को। इनके ज्ञान सीमांश में मानव अभिमानस एवं अतिमानस सुपर माइंड है ना, अतिमानस मतलब सुपर माइंड और अभिमानस मतलब ओवर माइंड, ठीक है, बताया गया है। पूर्ण ज्ञान अतिमानस ज्ञान है। इनका आदर्श सदा जीवन उच्च विचार था। इनका बोलना था कि सदा जीवन ऊंचा विचार रखिए, है ना। पांडिचेरी में योगी जीवन और बिलो आश्रम 1926 में व्यक्तित्व किए थे। इनकी आत्मकथा द डिवाइन लाइफ है। इनकी आत्मकथा द डिवाइन लाइफ है। इन्होंने कब प्रकाशित किया था, 1940 में, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के बारे में जानते हैं, यह एक प्रसिद्ध वकील थे। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। यह एक क्या थे, प्रसिद्ध वकील थे। इनकी पत्नी स्वरूपा रानी थी। मोतीलाल नेहरू की पत्नी कौन थी, स्वरूप रानी थी। ये कांग्रेस और होम रूल लीग से जुड़ गए। जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए नियुक्त कांग्रेस आयोग के अध्यक्ष थे। 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन व 1928 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1919 में इंडिपेंडेंट पत्र निकाले थे। 1923 में चित्तरंजन दास के साथ इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। इन्होंने 1928 में नेहरू रिपोर्ट दर्ज किए। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक द स्ट्रगल फॉर स्वराज एवं वॉइस ऑफ फ्रीडम था, है ना। मोतीलाल नेहरू का किताब था। इनकी कौन सी किताब थी, इनका किताब था द स्ट्रगल फॉर स्वराज एवं वॉइस ऑफ फ्रीडम। इन्होंने आनंद भवन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को दे दिया, जो स्वराज भवन कहलाता है। 1930 में इन्होंने आनंद भवन प्रयागराज, जो आज उत्तर प्रदेश में है, कांग्रेस को दे दिया। कौन, मोतीलाल नेहरू। आज उसको स्वराज भवन कहलाता है। मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट भी प्रस्तावित किए थे, जिनको हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले प्रस्तावना किसने दिया था, तो मोतीलाल नेहरू का नाम लेते हैं 1928 में, जिसको क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। यह पहला संविधान, छोटा संविधान पेश किए थे। आगे हम लोग चले तो राम मनोहर लोहिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राम मनोहर लोहिया, ये देख रहे हैं राम मनोहर लोहिया। इनका जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर अंबेडकर नगर में हुआ था। एक समाजवादी नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद इन्होंने 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना में सक्रिय थे। कौन, राम मनोहर लोहिया। कांग्रेस की समाजवादी दल की स्थापना, और कांग्रेस का वो अध्यक्ष रहे थे मोतीलाल नेहरू। इन्होंने कांग्रेस के सोशलिस्ट पत्र निकाले थे। इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पत्र निकाले थे। स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। इन्होंने गोवा मुक्त आंदोलन 1946 में, गोवा मुक्त आंदोलन जो पुर्तगाल का कब्जे में था, गोवा मुक्त आंदोलन चलाए थे। हिंदी भाषा के लिए संघर्ष और संघर्ष रत्न कहे जाते हैं, है ना। कौन, राम मनोहर लोहिया। अगला है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। भारत के लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन से, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
इनका जन्मदिन 31 को मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को। इन्होंने खेड़ा का केरा सत्याग्रह 1918 में और बारडोली सत्याग्रह 1928 में महिला किसान के अधिकारों के लिए संघर्षरत रहे। यहाँ उन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सरदार शुरू से इनको नहीं बोला जाता था, इनको उपाधि दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, है ना। इनको क्यों दिए थे? महिलाओं किसान के माध्यम से मिला था, ठीक है। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले राष्ट्रीय नेता थे। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे उसके गिरफ्तार होने वाले पहले नेता थे। इन्होंने महात्मा गांधी की व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे, है ना। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में इन्हें सूचना और प्रसारण और गृह मंत्रालय के विभागों के साथ साथ भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। ये गृह मंत्री भी रहे थे। आगे इन्होंने भारतीय संघ में 562 देशी रियासतों को एकीकृत करने की भूमिका थी। इन्हें अखंडता भारत का प्रतिमूर्ति एवं भारत का विस्मारक भी कहा जाता है। देखे ना, इन्होंने भारतीय संघ में 562 देशी रियासतों को, ये बुद्धू को नहीं, 562 देशी रियासतों को एकीकृत करने का भूमिका निभाया। सभी को एक साथ एक भारत देश में संगठित बनकर रहने के लिए इन्होंने निभाया था, इसीलिए इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। इन्हें भारत विस्मारक भी कहा जाता है। भारत को बड़ा बनाने वाला भारत का लौह पुरुष के रूप में इनको जाना जाता है। हैदराबाद को भारत में मिलने के लिए ऑपरेशन पोलो वायुसेना कार्यवाही किए थे। इनका प्रसिद्ध नारा अंग्रेज एशिया छोड़ो, अंग्रेजों एशिया छोड़ो, ये कौन बोले थे? ये बोले थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 31 अक्टूबर को इनका जन्मदिन है, वो किसके रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। क्यों? क्योंकि इन्होंने 562 देशी रियासतों को एकीकृत करने का काम किया था, है ना। इन्होंने नौकरशाही भारतीय प्रशासनिक सेवा को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। किसको? नौकरशाही को क्या कहे थे? भारत का स्टील फ्रेम कहे थे। गुजरात में सरदार सरोवर बांध के निकट 1882 मीटर ऊंचे विश्व के सबसे ऊंचे लोहे की मूर्ति, जिसने एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, इन्हीं का मूर्ति बनाया गया है। किनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगला हम लोग देखें लाला हरदयाल। लाला हरदयाल, है ना। लाला हरदयाल को देखिए, ये हैं लाला हरदयाल। ये 25 जून 1913 में सैन फ्रांसिस्को एसोसिया शहर में स्थापित गद्दार पार्टी के पहले अध्यक्ष थे, है ना। 25 जून 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित गद्दार पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने जर्मनी में स्वतंत्रता समिति और स्थानीय भाषा में लेखन का अनुवाद करने के लिए ओरिएंटल ब्यूरो व इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना किए। इनकी पुस्तक थी राष्ट्रों का धन और स्व संस्कृति के लिए संकेत थे, है ना। 4 मार्च 1939 को अमेरिका के फिलाडेल्फिया में निधन हुआ था। अब इनके बाद हैं सोहन सिंह भाखना। 1913 में अमेरिका के पोर्टलैंड में इन्होंने हिंद एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट की स्थापना किए थे। सोहन सिंह भाखना, है ना। ये गद्दार पार्टी का संस्थापक सदस्य थे लाहौर षड्यंत्र के। तो हम लोग अभी देखे, पहले देखे हम लोग किनके बारे में? फिरोज शाह मेहता के बारे में। फिर हम लोग देखे तेज बहादुर सिंह के बारे में और अरविंद घोष के बारे में। इसके बाद मोतीलाल नेहरू के बारे में, और फिर हम लोग देखे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में।
और लाल हरदयाल के बारे में, और अगले पार्ट्स में हम लोग सोहन सिंह भाकना के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।